बच्चों। चलो तो स्टार्ट करते हैं क्लास की बेटा। फ्यूल सेल, सबसे पहले बेटा आज का टॉपिक है फ्यूल सेल। कल का कोई डाउट किसी को है तो पूछ लो, अदरवाइज मैं शुरू कर रहा हूँ फ्यूल सेल। दिशा बेटा कोई डाउट है? कल लास्ट में जो निकल कैडमियम सेल में रिएक्शंस लिखवाए थे बेटा, उसमें आपने देख लिया NiOH3 कैसे बना था। ध्यान रखना किसी भी सेल के अंदर बेटा इलेक्ट्रोड किसके बने हुए हैं, एक तो ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोड किस मटेरियल के हैं, निकल और कैडमियम का यूज होता है। तो एनोड जो बेटा कैडमियम की बनी हुई थी और जो कैथोड थी वो निकल हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन वहां पर हो रहा था। तो NiOH3 बेटा कैसे यूज होगा, जबकि आपने पढ़ा कि कैथोड तो बेटा NiO2 की बनी हुई थी, निकल ऑक्साइड की बनी हुई थी। तो फिर NiOH3 कैसे आया, निकल हाइड्रोक्साइड बेटा कैसे आया था? क्या चीज ध्यान रखनी है इसमें? इलेक्ट्रोलाइट बेटा कौन सा यूज किया था हमने, मैंने बताया था NiOH3 बेटा वो कैसे आएगा, इसीलिए कह रहा था रिएक्शंस जरूर लिखो। रिएक्शन बेटा लिखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सी चीज कैसे बन रहा है। NiOH3 की बेटा फॉर्मेशन होती है जब निकल ऑक्साइड, मैंने आपको बताया KOH के साथ रिएक्शन करता है तो बेटा निकल हाइड्रोक्साइड NiOH3 बन जाता है और फिर वहां पर बेटा उसका रिएक्शन होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। तो ये रिएक्शंस थे निकल कैडमियम सेल के अंदर, ठीक है। और बेटा अगर डिफरेंस की बात करें बेटा, अगर डिफरेंस की बात करें तो निकल कैडमियम सेल और बेटा लेड एसिड बैटरी के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस आपको नजर आते हैं बच्चों? दर्शन बताओ बेटा क्या डिफरेंस है? दर्शन तो क्लास के अंदर नहीं था। दिशा आप बता सकते हो बेटा क्या क्या डिफरेंस होंगे? लेड एसिड बैटरी आपने पढ़ी बेटा और निकल कैडमियम सेल पढ़ा, दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस दिखते हैं आपको? सबसे पहले तो कौन सा ज्यादा एफिशिएंट सेल है, किसकी एफिशिएंसी ज्यादा है? पावर किसके अंदर बेटा ज्यादा प्रोड्यूस होगी बताओ? बोलो। साइज किसका ज्यादा होता है? इन दोनों में से किसको पोर्टेबल की तरह यूज कर सकते हो? पोर्टेबल डिवाइसेस में जैसे मोबाइल की चार्जिंग करनी है, इसमें लिथियम आयन बैटरी होती है, इसके अलावा कौन सा यूज करते हो? हाँ स्टोरेज। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। बेटा आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, यहाँ से तो बेटा क्लियर है, बाकियों को आ रही है मेरी आवाज? सर मानसी अब आ रही है। आ रही है? हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि किस सेल को बेटा आप ज्यादा एफिशिएंट मानोगे, निकल कैडमियम सेल और लेड एसिड बैटरी में बेटा कौन सा ज्यादा एफिशिएंट है? लेड स्टोरेज बैटरी। क्यों, वो कैसे एफिशिएंट है ज्यादा? और पावर किसके अंदर ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है? पावर अगर आपको मैं कहूं कि पोर्टेबल डिवाइसेस में यूज करना है, मतलब जिसका साइज कम होना चाहिए, कम साइज में बेटा ज्यादा पावर चाहिए आपको, तो कौन सा यूज करोगे बताओ? बेटा लेड एसिड बैटरी का साइज आपको मैंने बताया था ना कितना ज्यादा होता है, बल्कि साइज होता है बेटा, बल्कि बल्कि होते हैं, बहुत भारी होते हैं लेड एसिड बैटरी। देखा है बच्चों, चार्जिंग में जो बैटरी लगी रहती है तो आपने देखा है ना उसका साइज कितना ज्यादा होता है, बल्कि साइज होता है। और अगर मान लो आपको ज्यादा पावर चाहिए तो बेटा देखा होगा उससे भी भारी 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 बैटरी आती है, उसमें इतना ज्यादा उसका वॉल्यूम होता है, हद से ज्यादा उसका मास बेटा कितना ज्यादा है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ पोर्टेबल में कौन सा यूज करोगे बेटा? तो निकल कैडमियम सेल। हाँ निकल कैडमियम सेल बेटा बहुत ही छोटा होगा, उसके कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे लेड एसिड बैटरी बेटा बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। तो पोर्टेबल डिवाइसेस में कौन सा यूज करेंगे बेटा? निकल कैडमियम सेल का यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा बेटा एक चीज और आपको बताई थी, कॉस्ट किसकी ज्यादा होगी? कॉस्ट किसकी ज्यादा होगी? निकल कैडमियम सेल महंगा पड़ता है क्योंकि निकल कैडमियम बेटा मेटल जो होते हैं वो काफी एक्सपेंसिव है, लेड मेटल जो होता है वो काफी उसकी कॉस्ट कम होती है। तो आप लेड एसिड बैटरी आपको देखा होगा उसकी कॉस्ट काफी कम होती है, ज्यादा महंगी नहीं है, लेकिन निकल कैडमियम सेल बेटा जो है वो मैंने बताया ना स्पेशल पर्पजेज में यूज होते हैं, जहां पर बेटा आपको पोर्टेबल डिवाइसेस ऐसे चाहिए, ठीक है, जहां पर पावर ज्यादा मिले और आपको ज्यादा स्पेस ना हो, आपके पास कम स्पेस में आपको ज्यादा पावरफुल बैटरी चाहिए स्टोरेज के लिए, तो वो यूज करें। चलो अब फ्यूल सेल्स की बात करते हैं बेटा। फ्यूल सेल का मतलब क्या होता है बच्चों?
नाम से क्या पता चलता है, जैसा वर्ड से पता चल रहा है बेटा, इसकी वर्ड में दो नाम दिखाई दे रहे हैं, फ्यूल प्लस सेल। तो एक ऐसा गैल्वेनिक सेल बेटा, फ्यूल सेल का मतलब क्या है बच्चों, एक ऐसा गैल्वेनिक सेल है बेटा ये, जो जिसके अंदर आप क्या कर रहे हो, किसी फ्यूल का बेटा यूज कर रहे हो, किसी फ्यूल का यूज कर रहे हो, किसी फ्यूल का कंबशन करोगे, ठीक है। आपने पढ़ा होगा बेटा कि कभी भी किसी फ्यूल को कंबशन करते हैं तो बेटा क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, बोलो ऋषि, बेटा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, किसी भी फ्यूल को अगर हम कंबशन करते हैं तो कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, बताइए ये। लेकिन बेटा यहाँ पर जैसे आपने इसमें पढ़ा होगा, सबसे ज्यादा बेटा हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू किस फ्यूल की होती है, हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू बेटा किस फ्यूल की होगी, बताइए। जब आपने छोटी क्लास में, आई थिंक 7th या 8th क्लास में था, तो आपने पढ़ा होगा बेटा हाइड्रोजन की सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है बच्चों फ्यूल्स में, जाने पढ़ा है। हाइड्रोजन फ्यूल जो होता है वो सबसे अच्छा फ्यूल होता है, लेकिन बेटा इसके साथ फ्यूल यूज करना चाहे तो इसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अरे बोलो। इसका बेटा जो वाटर के साथ रिएक्शन होता है, ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, इतना ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है कि जैसे अगर मान लो आपने अगर हाइड्रोजन सिलेंडर्स लिए और हाइड्रोजन सिलेंडर के अंदर बेटा गलती से अगर कोई ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो गया तो क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता है, बहुत बड़ी घटना हो सकती है, इतनी सारी एनर्जी एकदम से निकलती है बेटा, समझ रहे हो। तो बेटा हाइड्रोजन को हम वैसे यूज नहीं कर सकते डायरेक्टली फ्यूल में, ठीक है, बहुत ही ज्यादा कंबस्टिबल गैस होती है, इनफ्लेमेबल गैस होती है। इनफ्लेमेबल मतलब समझते हो, जिसमें आसानी से बेटा क्या हो सकता है, बोलो, आग लग सकती है आसानी से। तो ऐसे फ्यूल को बेटा यूज हम कैसे करें, तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेटा एक टेक्नोलॉजी होती है जहां पर फ्यूल सेल के रूप में यूज करते हैं। तो फ्यूल सेल के अंदर बेटा यहां पर भी कंबशन होता है बच्चों, ठीक है प्राची, यहां पर भी बेटा फ्यूल का कंबशन होगा, लेकिन ये अलग तरीके से होगा। जैसे कंबशन का मतलब आप लोग बेटा क्या समझते हो, जैसे अगर किसी फ्यूल को जलाना है तो प्राची कंबशन का मतलब क्या है, अगर कोल को आपको बर्न करना है तो आप क्या करोगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करने लगोगे, बोलो, यही है बेटा कंबशन। यस सर। लेकिन बेटा ऋषि, लेकिन ये तो कंबशन होता है, लेकिन यहां पर बेटा हम फ्यूल सेल के अंदर क्या करेंगे बच्चों, समझो, हम बेटा किसी फ्यूल को बर्न नहीं करना चाह रहे ऋषि, ठीक है, हम फ्यूल को बेटा बर्न नहीं करेंगे, लेकिन फ्यूल के अंदर क्या करेंगे, उसको आयनिक रिएक्शंस करवाएंगे बेटा, उसके अंदर एक तरीके से रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कराएंगे, और उससे बेटा जो आयंस के मूवमेंट से एनर्जी मिलेगी, उसको डायरेक्टली बेटा हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेंगे, हीट में कन्वर्ट नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों, ऋषि समझ में आ रहा है। आप बेटा क्या करोगे, उसको हीट नहीं कर रहे हो, अभी मैं बताऊंगा इसके अंदर सारा सेटअप कैसे होता है। तो फ्यूल सेल की बेटा डेफिनेशन आप पहले समझ लो क्या है, दोज गैल्वेनिक सेल्स इन विच एनर्जी ऑफ कंबशन, देखो उसकी डेफिनेशन है, इस तरह की बेटा गैल्वेनिक सेल है, दोज गैल्वेनिक सेल्स इन विच, अब गैल्वेनिक सेल का मतलब बेटा क्या हुआ कि यहां पर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करोगे बच्चों, रिडॉक्स रिएक्शन का यूज करके आप बेटा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाले हो, लेकिन इसके अंदर आप बेटा एनर्जी कहां से लाओगे, रिएक्शंस कौन से करोगे, इन विच एनर्जी ऑफ, मतलब फ्यूल का यूज करोगे बेटा, फ्यूल प्लस सेल का मतलब हुआ एक ऐसा गैल्वेनिक सेल में बेटा जिसमें फ्यूल का यूज कर रहे हो आप, किसी फ्यूल का यूज कर रहे हो, इट्स विद द एनर्जी ऑफ ए फ्यूल, एनर्जी ऑफ ए फ्यूल लाइक हाइड्रोजन, ठीक है बेटा, जैसे हाइड्रोजन गैस है बेटा, इसका यूज करते हैं, मीथेन, ठीक है। तो बेटा एक ऐसा गैल्वेनिक सेल जिसके अंदर आप किसी फ्यूल की एनर्जी को यूज करो, और कौन कौन से फ्यूल बेटा लेते हैं जनरली, हाइड्रोजन फ्यूल सेल होता है, मीथेन का हो सकता है, या अल्कोहल का भी यूज कर सकते हैं, मिथेनॉल का भी कर सकते हैं, इन सब का बेटा यूज करते हैं हम फ्यूल में, ठीक है।
ऐसा एक गैल्वेनिक सेल है। बच्चों समझ में आई डेफिनेशन? इसको क्या करते हैं, डायरेक्टली बेटा हम इसमें प्रोड्यूस करेंगे, सुनना, इसकी एनर्जी को बेटा डायरेक्ट, हाइड्रोजन को बर्न करो बेटा, मीथेन को बर्न करो, मिथानॉल को बर्न करो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, उससे क्या होता है, पॉल्यूशन होता है प्राची। लेकिन एक बेटा दूसरा तरीका क्या है, फ्यूल सेल के रूप में। तो फ्यूल सेल में बेटा आप क्या करोगे, डायरेक्टली कंबशन नहीं कर रहे, आप बेटा उसकी एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दोगे बेटा, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दोगे, डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अभी कैसे होगा वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा जब मैं रिएक्शन बताऊंगा। डायरेक्टली कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इतना बेटा डेफिनेशन समझ में आई बच्चों? बताओ जरा ऋषि, क्लियर है? यस सर। इसी तरह के डिवाइसेस को बोलते हैं बेटा फ्यूल सेल्स। तो इस तरह के गैल्वेनिक सेल है जिसमें एनर्जी ऑफ द फ्यूल लाइक हाइड्रोजन, मीथेन, मिथानॉल इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बेटा ये सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, ठीक है। और सबसे ज्यादा कॉमन बेटा कौन सा होता है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल। अभी इसी के बारे में आपके सिलेबस में भी है, इसको पढ़ना है आपको। तो बेटा अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि फ्यूल सेल बाकी गैल्वेनिक सेल से कैसे डिफरेंट है। इन दोनों चीजों में डिफरेंस समझना आप। जैसे बेटा कोई गैल्वेनिक सेल होता था, तो किसी गैल्वेनिक सेल के अंदर बेटा हम क्या देखते थे कि गैल्वेनिक सेल में बेटा एक एनोड होता था, एक कैथोड होता था और एक इलेक्ट्रोलाइट होता था बच्चों। यही सेटअप था प्राचीन, एक एनोड कैथोड और बीच में बेटा इलेक्ट्रोलाइट होता था, डिप रहता था उसमें। अब यहाँ पर बेटा क्या डिफरेंस होगा देखना फ्यूल सेल के अंदर, कि यहाँ पर बेटा जैसे उसमें हम किसी मेटल की इलेक्ट्रोड बनाते थे, है ना, जिंक कॉपर की इलेक्ट्रोड्स लेते थे हम बेटा, किसी मेटल की इलेक्ट्रोड्स को लेते थे और उनको किसी इलेक्ट्रोलाइट में डिप कर देते थे। लेकिन यहाँ पर बेटा जो फ्यूल सेल होता है एक्चुअल में, इस फ्यूल सेल के अंदर कोई इलेक्ट्रोड्स नहीं होती बच्चों। इसमें बेटा क्या होती है, फ्यूल सेल के अंदर कोई इलेक्ट्रोड बनाई नहीं जाती, बल्कि जो गैसेस है, मतलब जो भी इसके अंदर बेटा हम यूज करेंगे, जो फ्यूल यूज करेंगे ना बेटा, समझ रहे हो, जैसे हाइड्रोजन अगर यूज कर रहे हो तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बेटा आपस में क्या करोगे, आप डायरेक्टली एंटर कराओगे, समझ रहे हो, डायरेक्टली बेटा एंटर कराओगे और उसमें बेटा आप जो है किसी मेटल की इलेक्ट्रोड का यूज नहीं करोगे प्राचीन, ठीक है। तो इसमें आप क्या लिख रहे हो, इसमें मैं लिख देता हूं, रिएक्टेंट्स आर नॉट प्लेस्ड इन द सेल। फ्यूल सेल के अंदर यही सबसे बड़ा डिफरेंस है बेटा, इसका सेटअप जो है बिल्कुल अलग होता है। इसके अंदर बेटा आप इलेक्ट्रोड्स को प्लेस नहीं करते, ठीक है, रिएक्टेंट्स को इसमें प्लेस नहीं करोगे, रिएक्टेंट्स आर नॉट प्लेस्ड। जैसे मान लो अगर आपको जिंक का ऑक्सीडेशन कराना है, ठीक है, तो बेटा वहां पर तो हम जिंक की इलेक्ट्रोड को लगा देते थे, लेकिन यहाँ पर बेटा हम क्या करेंगे, जिंक और कॉपर की इलेक्ट्रोड नहीं ले रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर हम यूज करेंगे बेटा एज ए फ्यूल हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन को इनटेक कराएंगे, हाइड्रोजन को बेटा एक चैम्बर के अंदर इनटेक आने देंगे उसको, ठीक है, सिंपली एंटर कराएंगे। तो रिएक्टेंट्स आर नॉट प्लेस्ड इन सेल, बट बेटा कंटिन्यूअसली इसको सप्लाई करते हैं डायरेक्टली, ठीक है, बट इट इज डायरेक्टली सप्लाइड, इट इज कंटिन्यूअसली सप्लाइड। समझ में आ रही है मेरी बात? थोड़ी बहुत तो समझ में आ रही होगी कि बेटा जिसमें मेटल की इलेक्ट्रोड्स का आप यूज नहीं करते हो, इसमें बेटा आप क्या करते हो, जो फ्यूल आप यूज कर रहे हो उसको डायरेक्टली बेटा इनटेक कराओगे, ठीक है, कंटिन्यूअसली उसको सप्लाई करते रहोगे इलेक्ट्रोड की तरफ, इलेक्ट्रोड फ्रॉम रिजर्वायर। रिजर्वायर का मतलब समझते हो, कहीं पर आपने स्टोर कर रखी है हाइड्रोजन गैस, ठीक है बच्चों। रिजर्वायर का मतलब क्या होता है, जहां से आपने स्टोर कर रखी है फ्यूल को, जहां पर स्टोर कर रखा है, हाइड्रोजन गैस भी हो सकती है, ठीक है, मिथानॉल भी हो सकता है, मीथेन गैस भी हो सकती है बेटा। जनरली तीन टाइप के फ्यूल सेल्स होते हैं, सबसे ज्यादा कॉमन बेटा इसमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल है जो अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। इतना आया बेटा समझ में? सबसे ज्यादा कॉमन एग्जांपल दे रखा है बेटा हाइड्रोजन फ्यूल सेल, H2O2 फ्यूल सेल बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। इतना समझ में आ गया? बोलो बोलो बच्चों, कितना समझ में आया जो बोर्ड पर लिखा है, बताइए। अब आप मुझे एक चीज बताओ, आखिर बेटा हम हाइड्रोजन का यूज क्यों कर रहे हैं?
इस हाइड्रोजन के पीछे क्यों इतना पड़े हैं? अभी मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया कि हाइड्रोजन का क्या चीज ज्यादा है। देखो हाइड्रोजन को बेटा हम डायरेक्टली कंबशन तो नहीं कर सकते। तो कैमरे क्या हो गया, बिल्कुल खराब है। बेटा हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी जो होती है एज ए फ्यूल बहुत ही अच्छी होती है बच्चों, है ना बेटा। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू की अगर बात करोगे तो इसकी बहुत ज्यादा होती है। अगर आप कोल से कंपैरेटिवली कर लो तो बेटा कई गुने ज्यादा होती है। कोयले की जगह अगर आप ये यूज करोगे तो बहुत ही अच्छा फ्यूल है। लेकिन बस एक ही प्रॉब्लम है, मैंने आपको बताया इनफ्लेमेबल गैस है। और उस चीज के बेटा यहाँ पर हम क्योंकि इसको डायरेक्टली कंबशन नहीं कर रहे प्राची, तो वो जो प्रॉब्लम है वो भी सॉर्ट आउट हो सकती है। बताओ अगर आप इसको डायरेक्टली कंबाइन ना करो तो आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। देखो कैसे, अभी जब आपको पूरा सेटअप बताऊंगा तो समझ में आएगा। तो बेटा अब हम देखते हैं हाइड्रोजन फ्यूल सेल कैसे काम करता है और इसका कंस्ट्रक्शन कैसे है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन फ्यूल सेल देख लो किस टाइप का होता है। इसका बेटा स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं। सबसे पहले बेटा आपको यहाँ पर एक चैम्बर दिखाई देंगे। कौन कौन से चैम्बर्स हैं? इस तरह का बेटा सेटअप होता है एक फ्यूल सेल के अंदर। यहाँ पर बेटा हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड पर देखना, यहाँ से हाइड्रोजन गैस इनटेक हो रही है, दिख रहा है बच्चों? हाइड्रोजन गैस यहाँ से इनटेक करेंगे और इस साइड से बेटा ऑक्सीजन गैस इनटेक करेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन गैस यहाँ से एंटर करेगी, यहाँ से हाइड्रोजन गैस इनटेक करेगी। अब बेटा इसको हमने कहां पर स्टोर कर दिया? ये देखो चैम्बर दिख रहा है आपको, अलग दिख रहा है बेटा? बीच में बेटा यहां पर हमने क्या यूज किया है? ये बेटा ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड्स हैं। इसकी इलेक्ट्रोड है, एक इनर्ट मेटल की बेटा लेनी पड़ेगी। या तो आप प्लैटिनम की लेते, इस इनर्ट मेटल की लेते, या फिर आप ग्रेफाइट की यूज कर रहे हो। तो ये दोनों बेटा आपकी क्या है? दीज आर ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स, ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में? इसके अलावा बेटा देखो बीच में क्या चीज है, यहाँ पे बेटा क्या होगा, एक सेल के अंदर क्या क्या चीजें होती है विशाल? एक तो बेटा कैथोड और एनोड होगी। अब ये कैथोड हो गई, सॉरी एनोड है, हाइड्रोजन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा और ये बेटा कैथोड होगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज देखो आप, ये एनोड बनेगा इस साइड पर और ये कैथोड है। यहाँ पर बेटा क्या चीज होनी चाहिए फिर? सोच के बताओ, बोलो। कोई इलेक्ट्रोलाइट होगा बेटा। एक सेल के अंदर क्या क्या चीज बताइए आपको? हर सेल के अंदर बेटा एक चीज आपको जरूर मिलेगी, एक तो इलेक्ट्रोड्स होती है, एनोड और कैथोड होती है, और बेटा वो किसी ना किसी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप रहती है। तो यहाँ पर भी बेटा हम एक इलेक्ट्रोलाइट का यूज करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का यूज करेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं, KOH। ठीक है, और यहां से बेटा जब रिएक्शन होगा तो वाटर यहाँ बेटा डायग्राम सबको समझ लो, इसको क्या क्या लिख रखा है मैंने। ये एनोड हो गया नेगेटिव, ये कैथोड हो गया पॉजिटिव, बीच में इलेक्ट्रोलाइट हो गया बेटा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इलेक्ट्रोलाइट आपका है यहाँ पर। बोलो बच्चों समझ में आ रहा है? ये पोरस कार्बन के इलेक्ट्रोड्स हैं, ग्रेफाइट भी बोलते हैं इसको या पोरस कार्बन। ठीक है, बोलो बेटा समझ में आ रहा है इतना डायग्राम? वर्किंग बताएं अब इसकी। तो बेटा इस सेल के अंदर मैंने आपको बताया है एनोड बेटा किससे बनी हुई है? जो इलेक्ट्रोड्स है बेटा ये दोनों तो ग्रेफाइट से बनी हुई है, या पोरस कार्बन, कार्बन की एक फॉर्म होती है ग्रेफाइट, बच्चों पता है? प्राची यहाँ पर ग्रेफाइट का यूज क्यों कर रहे हैं बेटा? ग्रेफाइट का यूज क्यों कर रहे हैं यहाँ पर? कोई और नॉन मेटल भी तो यूज कर सकते थे, कोई बता सकता है बच्चों? क्या रीजन हो सकता है? यश बताओ। ऐसे ही कोई क्वेश्चन पूछ लें कि अगर आप ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड यूज करोगे तो क्या होगा? हाँ वेरी गुड बेटा, बस यही चीज। तो ये चीज बेटा सिंपल सी चीज है, क्योंकि ग्रेफाइट जो है बेटा
एक नॉन मेटल होने के बावजूद एक अच्छा कंडक्टर है। और जब आपको बेटा इलेक्ट्रॉन फ्लो करने होंगे, जैसे मान लो अगर यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीडेशन होगा बच्चों, तो मुझे एक चीज बताओ, उसमें इलेक्ट्रॉन बनेंगे तो इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ तक आने चाहिए कि नहीं, है कि नहीं? कौन लेके आएगा इलेक्ट्रॉन को? इस ग्रेफाइट के इलेक्ट्रॉन के थ्रू ही तो जाएंगे बेटा, इसलिए यहाँ पर एक कंडक्टर चाहिए था बेटा। वेरी गुड। चलो तो अब बेटा रिएक्शन देखते हैं इसमें। सबसे पहले मैंने आपको बताया बेटा यहाँ पर आपको एनर्जी मिलेगी कैसे? द एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जो बेटा यहाँ पर वाटर बनेगा, जो आपस में कंबाइन होंगे, उसी एनर्जी से बेटा हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। देखो कैसे। सबसे पहले इसके अंदर क्या क्या चीज दी हुई है। सेल कंसिस्ट ऑफ कोरस कार्बन इलेक्ट्रोड, ये मैंने लिख दिया, आपको बता दिया। ये बेटा किसके अंदर डिप है? इमर्स्ड इन एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर बेटा एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है, या फिर NaOH सॉल्यूशन लोगे। इसके अलावा बेटा एक चीज और दे रखी है यहाँ पर बच्चों, कैटलिस्ट पता है सबको? कैटलिस्ट बेटा क्या करेंगे? प्राची रिएक्शन के अंदर क्या करते हैं कैटलिस्ट? कैटलिस्ट का क्या काम होता है? श्रेयांश क्या काम है बेटा कैटलिस्ट का? कहां पढ़ा है कैटलिस्ट आपने? अरे बोलो बोलो प्राची, आप बोल दो बेटा। हाँ बोलो, हाँ बोलो, बताओ क्या होता है कैटलिस्ट, क्या करेगा? रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर देगा। वेरी गुड बेटा, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन इतना टाइम क्यों लगाते हैं? रेट बेटा यहाँ पर जो भी रिएक्शन होंगे, यानी कि बेटा यहाँ पर कौन से रिएक्शन होंगे? ऑक्सीडेशन होगा और रिडक्शन होगा, तो इन रिएक्शंस की बेटा स्पीड को क्या करेगा बेटा? ये इंक्रीज कर देगा, ठीक है। तो कौन कौन से कैटलिस्ट बेटा जनरली यूज करते हैं आपको पता होगा, दो तीन के नाम आपने सुने होंगे। यहाँ पर बेटा हम यूज करेंगे फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम या पैलेडियम का यूज करेंगे। पैलेडियम और बेटा प्लैटिनम काफी एक्सपेंसिव मेटल्स होते हैं बच्चों, लेकिन आपको पता होगा ये कैटलिस्ट के रूप में यूज करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा बहुत ज्यादा यूज किया जाता है इनका, है ना। पैलेडियम का आपने पढ़ा होगा या प्लैटिनम का पढ़ा होगा, एक निकल का भी यूज करते हैं, क्योंकि ये बेटा बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है। जहां पर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होते हैं तो वहां पर हम पैलेडियम का यूज करते हैं, याद है बच्चों, या निकल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर बेटा यहाँ पर कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं हम, लाइक फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम और पैलेडियम आर यूज्ड इनटू टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो बेटा कहां पर यूज करेंगे? इसके अंदर, यहाँ पर आप एक कैटलिस्ट लगा दोगे सरफेस पर, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। यहाँ पर लगा देंगे, ये कैटलिस्ट की लेयर लगा दी हमने तरीके से, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है बच्चों। क्या है ये? कैटलिस्ट रखती है। तो यहाँ पर बेटा कैटलिस्ट का यूज किया जाता है। कौन कौन से कैटलिस्ट बताए थे? एक तो फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम, या फिर पैलेडियम, ठीक है बच्चों। तो चलो वर्किंग देखते हैं बेटा, वर्किंग कैसे होगी। सबसे पहले बेटा क्या होगा? एनोड की तरफ चलते हैं। एनोड पर हमेशा क्या होता है बच्चों? बोलो, एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। किसका ऑक्सीडेशन होगा? कौन सी गैस बेटा इनटेक हो रही है? देखो एनोड पर कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस। बोलो बेटा, H2 गैस किसके साथ रिएक्शन करेगी बेटा? देखना, ये हाइड्रोजन गैस बेटा अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर कौन कौन से आयन दिख रहे हैं बेटा आपको? एक तो K पॉजिटिव आयन है और एक OH नेगेटिव आयन दिख रहा है बच्चों। तो जब हाइड्रोजन गैस बेटा OH नेगेटिव आयन के साथ कंबाइन होगी तो क्या बनेगा देखना। तो बेटा यहाँ पर आपका एक प्रोडक्ट बनता है, एक तो यहाँ पर वाटर बनेगा, 2H2O बनेगा, प्लस बेटा 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। दिख रहा है बेटा एक साइड का रिएक्शन आपको, ठीक है। 2H2 प्लस 2OH नेगेटिव आयन के साथ बेटा मिलकर वाटर बन गया, प्लस बेटा इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए बच्चों। आ रहा है समझ में? सिंपल रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। OH नेगेटिव आयन बेटा कहां से आ रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से।
ठीक है बच्चों, अब देखते हैं कैथोड पर क्या रिएक्शन होगा। कैथोड पर बेटा कौन सी गैस है? ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन को बेटा इनटेक करा रहे हैं यहाँ पर, तो ऑक्सीजन गैस O2 गैस बेटा जो है यहाँ पर ये क्या करेगी? रिड्यूस होगी। कैसे? O2 + 2H2O बेटा, ऑक्सीजन गैस क्या करेगी? यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रही है उसके साथ ऐड होगी, यानी 2H2 + 2 इलेक्ट्रॉन, और बेटा क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? देखो वापस क्या होगा, इन सब का यूज करके बेटा दोबारा फिर OH नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर यूज हो गए और बेटा ये बनेगा 4 OH नेगेटिव आयंस। ठीक है बच्चों, तो जो बेटा इस रिएक्शन के अंदर यहाँ पर यूज हो रहे थे, देखो एनोड पर क्या हो रहा था बेटा, जो 2H नेगेटिव आयंस यूज हो रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं प्राची? इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर आ रहे हैं, और कैथोड के अंदर बेटा वही चीज दोबारा फिर बन जा रही है। तो ओवरऑल रिएक्शन अगर देखें बेटा, अगर हम दोनों को कंबाइन करते हैं, पूरी रिएक्शन को कंबाइन करते हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को, तो क्या बेटा रिएक्शन हमें मिलेगा? देखिए जरा, यहाँ पर देखो 2H2 गैस, ठीक है, और ये बेटा OH नेगेटिव आयन इधर पे भी है और इधर पे भी है, कट जाएंगे बेटा आपस में। देखो जरा, बताओ जरा मुझे, अगर आप रिएक्शन को बैलेंस कर दोगे तो कट जाएंगे। देखो है कि नहीं? तो क्या बनेगा? लेकिन इसको बैलेंस कर दो थोड़ा, अगर बैलेंस करोगे तो 4OH नेगेटिव आयन है ना यहाँ पर, तो इसको 2 से बेटा मल्टीप्लाई करना, ओवरऑल पूरी रिएक्शन को अगर 2 से करोगे तो क्या बन जाएगा? 4H2 4OH नेगेटिव आयंस 4 वाटर प्लस 4 इलेक्ट्रॉन बच्चों, है ना? तो देखो अब काट के देखो, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कट गए, यहाँ पर बेटा वाटर के 2 मॉलिक्यूल इधर आ गए, 4OH से 4OH कट गए, तो क्या क्या बना? 4 हाइड्रोजन 4H2, ओवरऑल क्या हो जाएगा? 4H2 प्लस O2 गैस बेटा कंबाइन करके क्या बना देगी? खाली क्या बचेगा आपके पास? वाटर बचेगा। यही होगा बेटा ओवरऑल रिएक्शन। देखो दिख रहा है बच्चों सबको? देखो 2H2 + O2, और अगर आप इसको यहाँ पर 2H2 कर दोगे तो वाटर के कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे? ठीक है, ये बेटा यहाँ पर रिएक्शन हो गया, यहाँ पर लगाने की जरूरत है, पूरे पे ऐड करो। ठीक है बच्चों, समझ में आया रिएक्शन? ओवरऑल रिएक्शन बेटा क्या हो रहा है? हाइड्रोजन गैस बेटा जो है ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन करके बेटा क्या कर रही है? वो तो आयोनिक रिएक्शन रहे हैं। ठीक है, वंशिता समझ में आ रहा है बेटा? यहाँ पर आयोनिक रिएक्शन हो रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट बेटा क्या बनेगा? आपका वाटर ही बनेगा। ठीक है, बोलो समझ में आया? ये रिएक्शन बेटा बहुत ही सिंपल तरीके से होता है। यहाँ पर हाँ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बेटा डायरेक्टली रिएक्ट नहीं कर रहे बच्चों, दिख रहा है आपको? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बेटा क्या है? डायरेक्टली रिएक्ट थोड़ी कर रहे हैं, हम तो आयोनिक रिएक्शन करवा रहे हैं बेटा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हुए एनोडिक और कैथोडिक रिएक्शन करवा रहे हैं। एक साइड पर रिडक्शन, एक साइड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। बोलो बच्चों, कुछ पूछना है? ये कंपार्टमेंट्स हो गए, ये यहाँ पर बेटा हाइड्रोजन गैस स्टोर हो जाएगी, जो गैस आ रही है हाइड्रोजन वो यहाँ पर स्टोर होगी, और ऑक्सीजन बेटा यहाँ पर स्टोर होगी। इस तरीके से होता है। ठीक है, अच्छा इसमें बेटा एक अच्छी बात क्या होती है प्राची, जैसे मान लो इसको अगर आप व्हीकल्स में यूज कर रहे हो, कहीं पर भी यूज कर रहे हो, तो बेटा इसका व्हीकल में भी बहुत ज्यादा यूज होता है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स की गाड़ियां आती हैं बहुत सारी, ठीक है, अपने कंट्री में नहीं, हमारा देश कुछ ज्यादा ही डेवलप्ड है, लेकिन जो कम डेवलप्ड कंट्री है बेटा उनके अंदर क्या होता है? फ्यूल सेल्स का यूज होता है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स का। ठीक है, तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेटा जो होते हैं, ठीक है, उनमें बेटा एक चीज देखो, आप अगर मान लो व्हीकल चला रहे हो, व्हीकल में आपको बेटा कभी पावर ज्यादा चाहिए होती है प्राची, है ना, और कभी पावर कम चाहिए होता है बेटा। ऐसा थोड़ी है कि एक ही जैसी पावर चाहिए, बोलो है कि नहीं?
तो बेटा इसमें ये अच्छी चीज क्या है, देखो मैं बताता हूँ आपको कैसे इसको आप इसके अगर आपको मान लो पावर बढ़ानी है प्राची, तो आप क्या कर सकते हो, जो बेटा गैसेस आ रही है यहाँ पर, जो गैसेस यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन बेटा गैस आ रही है, अगर आप इसके रेट को बढ़ा दो, जैसे मान लो प्रेशर को बढ़ा दो प्राची, तो क्या होगा, ज्यादा हाइड्रोजन गैस मूव करने लगेगी। इसकी डिफ्यूजन की रेट को अगर बढ़ा दोगे यहाँ पर, तो आप चाहो तो हाइड्रोजन गैस ज्यादा भी कर सकते हो और कम भी कर सकते हो, है कि नहीं? बोले बोलो, मेरी बात समझ में आ रही है? तो बेटा जैसे रिक्वायरमेंट होगी आप उस हिसाब से कर सकते हो। जैसे मान लो अगर कभी आपको ब्रेक लगा दिया आपने, तो कम एनर्जी चाहिए आपको, है ना, कम स्पीड पे चला रहे हो तो कम चाहिए, ज्यादा पे ज्यादा चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। अगर आपको ज्यादा कैपेसिटी बेटा चाहिए, ज्यादा पावर चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, हाइड्रोजन गैस की स्पीड को बढ़ा दो। सेंसर्स लगे होते हैं बेटा उसमें, यह समझ में आ रही है मेरी बात? ऐसे सेंसर्स लगे होंगे बेटा, वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस के डिफ्यूजन को बढ़ा देंगे। Diffusion rate of gases into the cell are carefully regulated to get maximum efficiency बेटा। यहाँ पर जो भी डिफ्यूजन हो रहा है, जो भी गैसेस का डिफ्यूजन हो रहा है, तो इस तरीके से बेटा सेट किया जाता है जिससे आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिले। मैक्सिमम एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बेटा पता है आपको, किसी भी सेल की एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि वो कितनी पावर बेटा प्रोड्यूस कर रहा है ना प्राची, कितना वो कंज्यूम कर रहा है बेटा एनर्जी, और उसके बदले में कितनी पावर वो जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, एफिशिएंसी का मतलब कितना हाइड्रोजन आप बर्न कर रहे हो बेटा, और उसके बाद आपको कितनी एनर्जी मिल रही है। इसको अगर परसेंटेज में निकालेंगे तो उसको एफिशिएंसी बोलते हैं बच्चों। बोलो समझ में आ रहा है? अरे बोलो, जो आपको मैंने पढ़ा समझ में आया? अब बेटा मुझे एक चीज बताओ, इसके क्या क्या एडवांटेजेस होंगे। सिंपल सा है, रिएक्शन तो आपको कोई ज्यादा मुश्किल भी नहीं लग रहा होगा, बहुत आसान रिएक्शन है, ठीक है, वाटर ही बनने वाला है, ये तो सभी को पता है बेटा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब कंबाइन करते हैं तो वाटर ही बनता है। और बेटा एनोडिक और कैथोडिक रिएक्शन मैंने लिख दी है। अब आप मुझे बताओ ऋषि, इसके क्या क्या फायदे होंगे, इस फ्यूल सेल को यूज करने के क्या क्या बेनिफिट्स लगते हैं आपको? अगर आपके पास ये टेक्नोलॉजी होगी तो क्या आप इसका यूज करोगे? बोलो, अरे बोलो, नहीं करोगे? बोलो बेटा। हमारे इंडिया में तो जो चीज सस्ती होती है ना, उसी के पीछे भागते हैं लोग। चाहे आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी भी दे रहे होंगे ना, अगर 1-2 लाख रुपए महंगी, तो बेटा वो भी नहीं लेंगे लोग। क्यों? सही बात है ना, बताओ। अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे आने लगे, लेकिन लोगों की चॉइस नहीं हो पा रही। तो चलो देखते हैं बेटा क्या क्या बेनिफिट्स है। एडवांटेजेस की बात करो बेटा। यस, सबसे पहले क्या ये व्हीकल कोई पॉल्यूशन करेगा? क्या फ्यूल सेल में बेटा कोई पॉल्यूशन हो रहा है? बताओ, अरे बोलो। नो सर, कोई पॉल्यूशन नहीं हो रहा। जबकि आपको पता होगा कि किसी भी फ्यूल को बेटा बर्न करते हैं हम एयर के अंदर बच्चों, तो आपको पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस बनती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, बहुत सारी हार्मफुल गैसेस बनती हैं। और ज्यादातर बेटा ये ग्रीन हाउस गैसेस भी बोलते हैं इनको। ये गैसेस बेटा क्या करती है, हमारे अर्थ के टेम्परेचर को बेटा लगातार बढ़ा रहे हैं। पता है आपको, सब पढ़ते हो है ना, हर जगह एनवायरनमेंट के बारे में आ रहा है। तो बेटा अगर मान लो इस टाइम पर अगर आप जब फ्यूल्स को कंबशन कर रहे हो तो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी क्या उतना बहुत ज्यादा उसमें हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस हो रही है एनवायरनमेंट के लिए। तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल आपको पता है बढ़ रहे हैं, इसी को कार्बन एमिशंस भी बोलते हैं, है ना। हर जगह बात हो रही है कि किसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को कम किया जाए। तो प्राची ऐसे टाइम पर फ्यूल सेल्स का क्या बहुत बड़ा एडवांटेज है कि बेटा ये एक तरीके से क्या है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है ना, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। और बेटा इसमें कोई भी बाय प्रोडक्ट नहीं निकलता। जब आप इसको सेल को यूज कर रहे हो तो बेटा क्या इसमें कोई बाय प्रोडक्ट निकल रहा है? वाटर ही तो निकल रहा है सर, और वाटर कोई हार्मफुल प्रोडक्ट थोड़ी है। बोलो, नो बाय प्रोडक्ट इज फॉर्म। बिल्कुल क्लीन फ्यूल है बेटा ये, 100% क्लीन फ्यूल। बस ये टेक्नोलॉजी हमारे पास होगी तो बहुत अच्छा होता है ना। तो वो हमारे पास नहीं, क्योंकि बच्चे केमिस्ट्री नहीं पढ़ते,
ठीक है, इसलिए बेटा ये टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। बच्चे फिजिक्स पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, लेकिन केमिस्ट्री नहीं पढ़ते। इसीलिए बेटा हमारे देश में फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी नहीं है अभी। ठीक है ऋषि, समझ में आ गया? मेरी बात समझ में आई? इसीलिए इनको क्या बोलते हैं बेटा? हाँ, ग्रीन सेल भी बोलते हैं इनको, क्योंकि ये बेटा जो एनर्जी बना रहे हैं, है ना, ग्रीन समझते हो ना? ग्रीन एनर्जी का मतलब क्या होता है? जो ग्रीन डिवाइसेस है, मतलब कि जो एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, उसको ग्रीन सेल भी बोला जाता है बेटा, एनवायरमेंट फ्रेंडली होने की वजह से। चलो, तो अगला पॉइंट देखते हैं। ये तो फर्स्ट पॉइंट बताया बेटा, खाली एनवायरमेंट फ्रेंडली होने से काम नहीं चलता प्राची, है ना? जैसे अगर मान लो मुझे पता है कि इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा बनती है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, लेकिन बेटा मैं इसको कब यूज करूंगा? जब ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट होगा बेटा। प्राची, जब इसकी एफिशिएंसी बेटा बहुत ज्यादा होगी, तो अच्छी बात ये है बेटा, फ्यूल सेल की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है, हाई एफिशिएंसी। जब बेटा आप इसमें अगर आप देखोगे कि 1 केजी हाइड्रोजन का अगर आप यूज करते हो बच्चों, तो बहुत ज्यादा एनर्जी बनेगी। मतलब इसकी एफिशिएंसी समझ रहे हो, बहुत ज्यादा होती है, लगभग 60%, 60 से 70% एफिशिएंसी इसकी होती है बेटा। जबकि अगर हम किसी कन्वेंशनल सोर्स को बर्न करें, जैसे मान लो अगर आप कोयले से एनर्जी बनाते हो बेटा, किसी कन्वेंशनल का मतलब क्या है, जो पुराने जमाने से यूज कर रहे हैं, अगर उन फ्यूल्स को यूज करोगे बेटा, तो उसमें एनर्जी क्या होगी प्राची? बहुत कम प्रोड्यूस होती है। उसकी थर्मल एफिशिएंसी 30% ही होती है, 30-40% होती है। और आपको कितनी मिल रही है बेटा? देखो 60-70% मिल रही है। और जब तक ये नोट्स में लिख रहा था, तब तक हो सकता है कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई हो प्राची, फ्यूल सेल्स की एफिशिएंसी और बढ़ गई हो, है ना? एफिशिएंसी बढ़ सकती है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, फ्यूल सेल के अंदर भी डेवलपमेंट हो रहे हैं बेटा। तो लगभग जब तक लास्ट रिपोर्ट आई है, तब तक लगभग 70% के करीब तो हमने अचीव कर लिया बेटा एफिशिएंसी। तो बहुत ज्यादा एफिशिएंसी है, इतनी ज्यादा एफिशिएंसी है कि इससे तो बहुत ही ज्यादा बेटा, कम एनर्जी के अंदर बेटा, कम हाइड्रोजन के अंदर हम ज्यादा देर तक व्हीकल को या किसी डिवाइस में इसको यूज कर सकते हैं। हाँ बोलो। क्यों नहीं होता? क्या बेटा? सर ये इंडिया में यूज क्यों नहीं होता? इंडिया में क्यों नहीं होता? अभी बताया तो, बच्चे केमिस्ट्री नहीं पढ़ते, सिंपल सी बात है। जिस दिन केमिस्ट्री पढ़ने लग जाओगे, उस दिन आपको यहाँ पर भी मिलेंगे टेक्नोलॉजी। नहीं पढ़ने चाहते बेटा बच्चों, आप नहीं मानते ना, ये चीज सिर्फ अपने आप ही लोगों की बात नहीं है, कहीं पर भी देख लो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि बेटा किसी चीज को बनाने के लिए ऋषि बेटा सबसे पहले क्या करना पड़ता है? जैसे मान लो अगर आप चाहते हो कि कोई नई नई चीजें डेवलप हो, तो सबसे पहले बेटा अपने दिमाग को क्या करना पड़ेगा? ब्रेन वॉश करना पड़ेगा। सबसे पहले तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा बेटा, किसी कंसेप्ट को याद नहीं करना, समझना होता है। जितना ज्यादा आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हो, उतना बेटा आप सोचते हो कि नई नई चीजें बना सकते हो। ऐसा तो है नहीं बेटा ऋषि उठे और एकदम से किसी ने बोला कि चलो मुझे हाइड्रोजन फ्यूल सेल बनाना है। ऐसा तो ऋषि नहीं हुआ होगा कि पहले दिन ही आदमी गया होगा और वहां पर बोल के आ गया कि देखो बेटा मैं लेके आ गया, ये फ्यूल सेल बना के आ गया। समझ रहे मेरी बात? इनोवेशन तभी होती है बेटा जब उसकी नींव जो है वो छोटी क्लासेस से डाली जाए। हमारे यहाँ पर तो बच्चों को कहते हैं 10th क्लास में भी बोलते हैं बेटा रट्टा मार लो, बोर्ड के एग्जाम है। अभी 12th क्लास के भी एग्जाम होंगे, नीट के बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं, जेई की भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को क्या कहते हैं कोचिंग सेंटर में? बेटा रिएक्शन याद कर लो। केमिस्ट्री में यही बोला जाता है, पता है? और यही सबसे गलत चीज है। और जब आप बेटा रट्टा मारते हो, जब आप समझने की कोशिश नहीं करते, सिर्फ याद करने की कोशिश करते हो, तो आप मेरे ख्याल से अगर आपका सिलेक्शन भी हो जाए गलती से अगर, तो उसके बाद भी आप जो है आगे जाके कुछ कर नहीं पाओगे। ठीक है, बेसिकली डिग्री आ जाएगी लेकिन नॉलेज नहीं आएगी। ठीक है, तो आपको पता नहीं होगा, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, एक प्रोजेक्ट मैंने भी बनाया था, लेकिन बेटा इस कंट्री के अंदर इनोवेशन की कोई जरूरत नहीं है, इनोवेशन यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, इसीलिए बेटा हमारा देश कभी आगे नहीं बढ़ता, और इनोवेशन जो करते हैं उसको डीमोटिवेशन बहुत है ना? कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसे ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर अपनी कंट्री में है नहीं। अब शुरुआत हुई है, तो हो सकता है 30-40 साल के बाद ऋषि, हो सकता है जब आप लोग बूढ़े हो जाओ, तब हो सकता है कोई फ्यूल सेल इंडिया में बन जाए, ऐसे चांसेस हैं, हो सकता है। टैलेंट की कमी नहीं है बेटा, लेकिन जो दिमाग है वो कहाँ पर यूटिलाइज कर रहे हैं बच्चों। अभी मैंने जैसे बच्चों आपको कहा कि रिएक्शन आप लोग लिख लिख के देखो, तो बच्चों सही बताना, केमिस्ट्री में जब आपको रिएक्शंस याद करने होते हैं तो ऋषि क्या करते हो? आपके पास सिर्फ एक ही चॉइस होती है, रट्टा मार लो इसको। अगर कोई बच्चा बेटा समझ के रिएक्शन को लिखता हो,
तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा चीजों को याद कर पाएगा, ज्यादा चीजें उसके दिमाग में स्टोर रहेंगी। यश है कि नहीं? और अगर आप बेटा सोचोगे हर चीज याद कर लो, जैसे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में आपको बताया मैंने कि जिंक की इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो क्या होगा, कॉपर की इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का यूज करोगे तो क्या होगा, प्लेटिनम का यूज करोगे तो क्या है, कॉपर की करोगे तो क्या। अभी कितना याद करोगे, कितना कुछ याद करोगे, क्या क्या रट्टा मारोगे, उससे काम चलेगा ही नहीं। बायो के अंदर भी बेटा इतना सब कुछ है, कुछ चीजें समझने की होती है, कुछ याद करनी होती है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर। तो केमिस्ट्री में बेटा, केमिस्ट्री और फिजिक्स ऐसे सब्जेक्ट हैं, अगर आपको बेटा एक बार पकड़ आ जाती है सब्जेक्ट के ऊपर, अगर एक बार बेटा आपको समझ हो गई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, तो आप कोई क्वेश्चन कभी जिंदगी में गलत नहीं करोगे। ये होता है बेटा, ये होते हैं कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। और जब कॉन्सेप्ट याद करना शुरू करोगे तभी बात बनेगी, ठीक है। तो इसीलिए बेटा मैं तो कोशिश करता हूँ, इसीलिए आपको इतना टाइम दे दे कि मैंने आपको गैल्वेनिक सेल एक एक चीज इसलिए एक्सप्लेन करी है, ताकि बच्चों आप लोग ये पढ़ने का तरीका अपना चेंज करो किसी तरह से। खाली रट्टा नहीं मानना है, चीजों को समझने पर ध्यान देना है, ठीक है। तो चलो एफिशिएंसी की भी बात हो गई बेटा, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो गया, और क्या क्या चीज है। अच्छा एक चीज और, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बेटा बात है कि इससे आपको लगातार एनर्जी मिल सकती है। इट इज ए कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी बेटा, कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। इसका क्या मतलब है, जैसे बेटा अगर आपको मान लो फ्यूल सेल को काफी दिनों तक चलाना है, मतलब जैसे मान लो स्पेस क्राफ्ट के अंदर बेटा, प्राची इसको कहाँ यूज करते हैं बेटा, जो शटल जाते हैं, स्पेस शटल जाते हैं, स्पेस क्राफ्ट जाते हैं बेटा, उनमें यूज किया जाता है स्पेस एप्लीकेशन के अंदर। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर बेटा आपको क्या चाहिए होता है, लगातार एनर्जी चाहिए होती है ना। किसी रॉकेट को लेके जाना है तो मिलियंस ऑफ किलोमीटर बेटा लेके जाना है, तो वहां पर ऐसा नहीं है कि अरे चलो इलेक्ट्रोड चेंज कर देते हैं, ऐसा चलेगा क्या? इलेक्ट्रोड खत्म हो गई, चलो इलेक्ट्रोड बदल देते हैं, इतना टाइम थोड़ी है। उसको बेटा कंटिन्यूअस सप्लाई चाहिए आपको, समझ रहे हो यश? तो बेटा क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रोड तो लगती नहीं है बेटा, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रोड यूज नहीं हो रही है ना, बस आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को डायरेक्टली बस इंट्रोड्यूस करा रहे हो। तो इसी वजह से बेटा ये बहुत ही अच्छी चीज है। जो स्पेसक्राफ्ट जाते हैं उसमें बेटा हम किसका यूज करते हैं बच्चों, ध्यान रखना, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स का भी यूज करते हैं, क्योंकि इससे अपने को बेटा तुरंत एनर्जी मिलेगी और लगातार एनर्जी मिलेगी, कंटिन्यूअसली आपको एनर्जी यूज कर सकते हो आप, ठीक है। और आपको इलेक्ट्रोड बदलने की भी जरूरत नहीं है, देयर इज नो इलेक्ट्रोड टू बी रिप्लेस्ड एज एन ऑर्डिनरी बैटरी। अगर आप कोई बैटरी देखोगे, जैसे कोई भी सेल देखते हो, निकल कैडमियम सेल यूज कर रहे हो, कोई भी बढ़िया से बढ़िया यूज कर लो बेटा प्राची, उसमें कहीं ना कहीं क्या होता है, एक टाइम पर आके क्या हो जाता है, लेड एसिड बैटरी को भी रिप्लेस तो करना पड़ता है ना बेटा, जिंदगी भर थोड़ी चलती है। बोलो क्या है बेटा, किसी के पास ऐसी बैटरी या सेल किसी ने डिस्कवर कर ली जो लगातार चलता रहे? श्रेयांश है ऐसा कुछ, किसी के पास है ऐसा सेटअप, ऐसी बैटरी लगी हो जिसके पास जो सदियों तक चल रही है? लेड एसिड बैटरी की बेटा एक लाइफ होती है, ठीक है, हर एक बैटरी की बेटा एक लाइफ होती है, लेकिन ये जो आपके सामने जो मैंने दिखाया है जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेटा, इसके अंदर एनर्जी जो होती है वो लगातार प्रोड्यूस हो सकती है, क्योंकि आपको बेटा इसमें इलेक्ट्रोड्स को रिप्लेस करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है यश। एक बार खर्चा आएगा, टेस्ला कंपनी बनाती है इसको, ले लो बच्चों, खरीद लेना, बड़े हो जाओ जब आईआईटी से पढ़ाई कर लो तो खरीद लेना टेस्ला की गाड़ी, ठीक है। बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, उसमें से एक टेस्ला भी है, ठीक है, यूरोपियन कंपनी। तो बेटा बेसिकली वो इसी तरीके से इतना पैसा उसने कमाया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी को लेके आएंगे, जब नई टेक्नोलॉजी बेटा लेके आते हो तभी आपको कुछ चीजें मिलती हैं। चलो इसकी एक ही एडवांटेज बेटा लिखवा है मैंने, एनवायरमेंट फ्रेंडली हाईली एफिशिएंट कंटीन्यूअस सोर्स ऑफ सप्लाई, ये होता है बेटा आपका फ्यूल सेल। बच्चों समझ में आया? बोलो। यस सर। ग्रीन सेल्स बोलते हैं, बस इतना ही। yes, चलो वैसे तो बेटा आपके नॉलेज के लिए तो लिथियम आयन बैटरी भी मैं बता सकता था, लेकिन क्योंकि बेटा वो सिलेबस में नहीं है प्राची, इसलिए मैं आपको पढ़ा नहीं पाऊंगा। लेकिन अगर आप लोग कहोगे तो मैं नेट पे मेरे पास शायद इंफॉर्मेशन भी है, कुछ मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के पास, आप उसको पढ़ सकते हो, लिथियम आयन बैटरी कैसे काम करती है मोबाइल फोन्स के अंदर बेटा जो यूज करते हैं। और इंडिया के अंदर ऋषि ऐसा भी नहीं है, ठीक है बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ, इंडिया के अंदर भी बेटा रिसर्च हो रही है, लेकिन बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो उसमें एक बेटा बैटरी और है जिसके ऊपर इंडिया में बहुत रिसर्च चल रही है,
मैंने कहीं पढ़ा था डीआरडीओ पे भी। एक तो लिथियम आयन बैटरी का बता रहा था मैं आपको, दूसरा बेटा है इसके अंदर एल्यूमिनियम ड्राई सेल बोलते हैं उसको, एल्यूमिनियम ड्राई बैटरी भी बोलते हैं, ड्राई सेल भी बोलते हैं। तो उसमें भी बेटा एक जो है एल्यूमिनियम का यूज करते हुए एक बैटरी का यूज किया है, ठीक है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो नॉलेज के लिए अगर बेटा पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा आप, और नेट पर भी सर्च कर सकते हो, गूगल भी कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। चलो तो अब बेटा इसके बाद मैं आपको बता देता हूं अगला कोरोजन। अगला टॉपिक बेटा एक छोटा सा है कोरोजन। तो कोरोजन बेटा जो है आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो कोरोजन के बारे में। कोरोजन का मतलब क्या है, बोलो, कोरोजन से आप क्या समझते हो? सर जब मेटल मॉइस्चर के कांटेक्ट, कोई मेटल बेटा हाँ बिल्कुल, किसी मेटल का डिग्रेडेशन हो जाता है ना, उसका डिग्रेडेशन हो जाए, डिकम्पोजिशन हो जाए, किसकी वजह से होगा बेटा, किसका होना जरूरी है? मॉइस्चर का। हाँ। और कोई एसिड होगा तो खाली मॉइस्चर से ही होता है क्या? ऑक्सीजन। क्या बोलेंगे? कोई कोरोजिव एजेंट होना चाहिए बेटा। यश क्या बोलेंगे? कोई कोरोजिव एजेंट होना चाहिए बेटा, है ना, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या कोई कोरोजिव एजेंट होना चाहिए। तो इसी को बोलते हैं कोरोजन। जब किसी मेटल का बेटा डिग्रेडेशन हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एनी कोरोजिव एजेंट सच एज मॉइस्चर, वाटर, एसिड भी हो सकते हैं बेटा, बेस भी हो सकते हैं, कोई भी ऐसे हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एजेंट्स हो सकते हैं, रीएजेंट्स भी बोलते हैं इनको, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ इंटरवेशन और डिग्रेडेशन ऑफ मेटल एज रिजल्ट ऑफ रिएक्शन विद एयर, वाटर और एनवायरनमेंट सराउंडिंग इट इज नोन एज कोरोजन। इन केस ऑफ आयरन, आयरन के केस में बेटा उसको क्या बोलते हैं? अगर आप आयरन का कोरोजन होगा तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, उसको क्या बोलते हैं? और केमिकल फॉर्मूला है क्या होता है? बोलो बेटा, ये पढ़ा है आपने, इसको रस्ट बोलते हैं, फेरिक, फेरस ऑक्साइड, ठीक है, इसका क्या नाम होगा? फेरिक ऑक्साइड, सॉरी फेरिक ऑक्साइड। और XH2O वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, वाटर ऑफ डिहाइड्रेशन भी बोलते हैं इसको, है ना, XH2O लगा हुआ था, ये रस्ट होता है बेटा, रस्ट का केमिकल फॉर्मूला होता है। अब ये रस्ट बेटा जो है ये बनती कैसे है, देखो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर क्यों आया, पहले तो बच्चों ये समझो। प्राची सोचने की बात है कि कोरोजन चैप्टर बेटा टॉपिक जो है वो इसके अंदर क्यों आ रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। यानी कि बच्चों एक बात तो समझ लो कि बेटा यहाँ पर कुछ ना कुछ रिलेशन है किसी गैल्वेनिक सेल के साथ इस रस्टिंग का या कोरोजन का, है ना बच्चों। पहले एक बार शॉर्ट में देख लेते बेटा कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कोरोजन को इफेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कैसा मैकेनिज्म है। कोरोजन के मैकेनिज्म को बेटा समझने के लिए आपको एक थ्योरी पढ़नी है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग। क्या नाम है बेटा इसका? इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग। ये आज कवर नहीं हो पाएगा, कल की क्लास में करेंगे। तो इससे समझेंगे बेटा किस तरीके से रस्ट जो है वो किस तरीके से मैकेनिज्म होता है, किस तरीके से रस्ट बनती है या किसी भी मेटल का कोरोजन होता है, ठीक है। उससे पहले बेटा एक चीज पढ़ लेते हैं तब तक, कौन कौन से फैक्टर जो है वो कोरोजन को इफेक्ट करते हैं। What are the different factors affecting corrosion? बताओगे जरा बेटा बच्चों, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कोरोजन को इफेक्ट करते हैं? क्या हर एक मेटल का कोरोजन बराबर होता है या किसी का ज्यादा होगा किसी का कम होगा? इसी सोच के बताओ कोरोजन जो है वो बेटा किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। क्या मेटल की पोजीशन का भी फर्क पड़ेगा बेटा? क्या मेटल की रिएक्टिविटी का फर्क पड़ेगा बच्चों? अगर कोई ज्यादा रिएक्टिव मेटल है तो बताओ उसका कोरोजन ज्यादा होगा या कम होगा? सोच के बताओ। तब तक मैं लिखता हूं पोजीशन ऑफ मेटल्स। बोलो, अगर कोई मेटल ज्यादा रिएक्टिव है बेटा, जैसे जिंक जो है वो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो बेटा जिंक का कोरोजन ज्यादा होगा या कम होगा आयरन से? बोलिए। बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता प्राची या पड़ता है? तो बेटा फर्स्ट फैक्टर यही है, पोजीशन ऑफ मेटल्स इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बच्चों। तो कुछ मेटल बेटा आपको पता है जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं वो कहां होंगे प्राची?
इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कहाँ की साइड होंगे, ऊपर या नीचे? अगर रिएक्टिव मेटल्स की बात करें तो नीचे की तरफ, यानी लिथियम बेटा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो आप मुझे बताओ लिथियम का कोरोजन जो है सबसे ज्यादा होगा क्या? यही बेटा सिंपल सी चीज है, देखो क्या लिखा हुआ है, मोर इज द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल मोर विल बी कोरोडेड। जो मेटल बेटा ज्यादा रिएक्टिव होगा, जाहिर सी बात है प्राची बेटा, वो ज्यादा रिएक्टिव है तो ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, और जब उसका रिएक्शन आसानी से हो रहा है किसी भी सब्सटेंस के साथ तो बेटा इसका कोरोजन भी क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। तो ये ध्यान रखना, जो मेटल बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे की तरफ है, ठीक है, जितने ज्यादा नीचे होंगे बेटा उतने ज्यादा वो रिएक्टिव है, ठीक है प्राची, और उनका कोरोजन भी बेटा ज्यादा होगा, ठीक है। तो मोर द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, मोर इज द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, ठीक है, मोर इज इट्स कोरोजन, उतना ही ज्यादा बेटा को कोरोड होगा, मोर इट विल गेट कोरोड। बोलो बेटा मेरी बात समझ में आ गई? अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है एमसीक्यू के फॉर्म में जिसमें कुछ मेटल्स दे दिए गए हो बेटा और इनकी ईएमएफ की वैल्यू दी हो, तो वंशिता कैसे करेंगे? अगर आपसे पूछा जाए उसमें ऑर्डर बता दो, किसका कोरोजन कितना ज्यादा होगा, तो आप क्या कहोगे बेटा? जिसका ईएमएफ जितना कम होगा, है ना, जितना नीचे होने का मतलब क्या है, ईएमएफ की वैल्यू बेटा जितना कम होगा या जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो जितना कम होगा उतना ही ज्यादा बेटा वो क्या होगा, कोरोड होगा, उतनी आसानी से कोरोड हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो फर्स्ट फैक्टर तो ये हो गया। दूसरा बेटा है प्रेजेंस ऑफ इंप्योरिटीज। दूसरा फैक्टर जो आपको पढ़ना है बेटा प्रेजेंस ऑफ इंप्योरिटी, यानी उसके अंदर बेटा कितनी इंप्योरिटी प्रेजेंट है, और एक बेटा उस आयरन के अंदर कुछ मानो इंप्योरिटीज है, ठीक है बच्चों। आयरन के अंदर बहुत सारी इंप्योरिटी होती है, आपने पढ़ा होगा पिग आयरन भी बोलते हैं उसको। एक तो रोड आयरन होता है, आयरन की कई सारी फॉर्म होती है, रोड आयरन, पिग आयरन, ठीक है। एक होता है कास्ट आयरन भी बोलते हैं उसको। तो बेटा पिग आयरन का मतलब क्या है, जब आयरन के अंदर बेटा काफी सारी इंप्योरिटी रह जाती हैं, याद होगा स्लैग बोलते थे जब ब्लास्ट फर्नेस के अंदर बेटा निकलता है, वैसे आपके आई थिंक चैप्टर में भी है, चैप्टर 6 के अंदर आपको पढ़ना है, ठीक है, जो मेटल एक्सट्रैक्शन वाला चैप्टर है उसमें ये दे रखा है कि बेटा स्लैग बनता है आयरन का, जब हम करते हैं एक्सट्रैक्शन मतलब मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो उसमें बेटा क्या होता है, कई बार उसमें बेटा इंप्योरिटीज रह जाती हैं आयरन के अंदर, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, ये सब इंप्योरिटीज होती हैं। तो इन इंप्योरिटीज की वजह से बेटा प्राची क्या होगा, कोरोजन बढ़ेगा या कम होगा? अगर इंप्योरिटी बढ़ जाएंगी तो बोलो क्या होगा, जो इंप्योरिटी होंगी बेटा उसकी वजह से इंप्योरिटी क्या करेंगी बेटा, सेल के डिग्रेडेशन को बढ़ा देंगी, ठीक है बच्चों। तो अगर इंप्योरिटी ज्यादा है किसी के अंदर, मतलब एक आप प्योर मेटल लो, प्योर आयरन लो, और एक बेटा मैंने जैसे बताया पिग आयरन लो, एक ऐसा आयरन जिसके अंदर बहुत इंप्योरिटी है, तो बेटा इंप्योरिटी क्या करेंगी, इंप्योरिटी इंक्रीज द रेट ऑफ कोरोजन, बेटा कोरोजन की रेट को क्या कर देंगी बेटा, बढ़ा देंगी। ये समझ में आ गया क्या नहीं? कुछ बच्चे सो गए लगता है, अप्लाई करो जल्दी। प्रेजेंस ऑफ इंप्योरिटी का मतलब समझ में आ रहा है? यस सर। थर्ड फैक्टर बेटा होता है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगला बेटा क्या है, अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट का अगर आप यूज करते हो, मान लो अगर आप आयरन को बेटा किसी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर पुट कर दो, प्लेस कर दो, जैसे बेटा मैंने अगर आयरन को किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर रख दिया, जैसे HCl के अंदर रख दिया या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर रख दिया, तो प्राची क्या उसका कोरोजन बढ़ेगा? सोच के नॉर्मल से ज्यादा होगा या कम होगा? अगर बेटा आप किसी इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हैं तो यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर बेटा किसी इलेक्ट्रोलाइट के होने की वजह से क्या होगा, कोरोजन भी बढ़ जाएगा। इसका एग्जांपल बेटा बहुत कॉमन है, आपने देखा होगा प्रैक्टिकली भी। अगर एक बेटा हम नॉर्मल वाटर लेते हैं, प्योर वाटर लेते हैं, ठीक है दिशा, अगर प्योर वाटर लेते हैं उसके अंदर अगर बेटा आप आयरन को रखो और एक आप नमकीन पानी यानी सी वाटर जो होता है बेटा,
सी वाटर जो पानी होता है जिसमें नमक बहुत ज्यादा है, सॉल्ट बहुत ज्यादा है, या उसमें इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसमें अगर बेटा आप आयरन को रखोगे तो किसमें कोरोजन ज्यादा होगा? जहां पर बेटा सॉल्ट्स होंगे, इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व होंगे वाटर के अंदर, तो वहां पर कोरोजन क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा सर। बच्चों बहुत सिंपल सी चीज है, ये नमकीन वाला पानी जो है ये तो एक कॉमन एग्जांपल है, बस तो आपको यही याद रखना है। अगर बेटा कोई इलेक्ट्रोलाइट अगर आप यूज करोगे, किसी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर बेटा किसी मेटल को डिप करते हो, तो कोरोजन ऑफ मेटल इन इलेक्ट्रोलाइट विल बी इंक्रीज्ड, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बेटा क्या होगा? बढ़ जाएगा। समझ गए? जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बेटा यूज करोगे उतना जल्दी कोरोजन होगा, है ना? सल्फ्यूरिक एसिड में डिप करोगे तो क्या होगा? बहुत जल्दी कोरोजन हो जाएगा। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट का यूज करोगे तो कम होगा। ठीक है बच्चों? इसके अलावा बेटा दो फैक्टर और है, जल्दी से देख लेते हैं, टाइम क्लास का हो रहा है। फोर्थ पॉइंट है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड के होने की वजह से, प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा अगर वाटर के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई हो, ठीक है, उसकी वजह से बेटा उसकी वजह से भी कोरोजन बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों? अगर देखोगे आप ध्यान से, अगर वाटर को बेटा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर मिल जाए तो कौन सा एसिड फॉर्म होता है बच्चों? पढ़ा है आपने, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर यूज करते हैं, माइल्ड एसिड होता है ये। तो बेटा कोई एसिड मेटल को कोरोड करेगा प्राची या नहीं? बताओ, ये कार्बोनिक एसिड क्या करेगा? आल्सो कोरोड मेटल्स, ये तो और आसानी से कोरोड करेगा बेटा मेटल को, है ना? बताओ, बोलो बेटा, रिप्लाई करो, समझ में आ रहा है? अगर आप कोई कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हो तो क्या होगा? तो बेटा कोरोजन और ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है? ठीक है बेटा, एक पॉइंट और रह गया, प्रेजेंस ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर, इसको पढ़ लेना आप लोग। ठीक है? और आज का होमवर्क क्या करोगे? जो बेटा रिएक्शंस मैंने आपको लिखवाए हैं, जो कल का काम रह गया वो भी करोगे, लेड एसिड बैटरी वाले रिएक्शंस, निकल कैडमियम सेल, और आज जो फ्यूल सेल कराया है, ये रिएक्शंस बेटा आपको रफ कॉपी में लिख के और फिर व्हाट्सएप ग्रुप में सबमिट करना। ठीक है बच्चों? और जो पेंडिंग क्वेश्चंस दे रखे हैं उसके लिए आपके पास 2 दिन है। ठीक है ऋषि? उसके लिए 2 दिन का टाइम दिया बेटा, काफी सारे क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिए हैं, देख लेना टीम्स ऐप के ऊपर कर दिए हैं, काफी सारे क्वेश्चंस आप कंप्लीट करो 2 दिन के अंदर, देखो जितने हो जाए, उसके बाद फिर हम आगे करेंगे। चलो, ओके बाय, टेक केयर।